Hello everyone, welcome to FISC Financial Strategy Consultants। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड सीरीज के पार्ट 3 के बारे में। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह म्यूचुअल फंड्स के मदद से इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्यों जरूरी है, उसके क्या फायदे हैं अगर हम फॉरेन में स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अप टू 1.9 करोड़ रुपीस आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी अगर फॉरेन स्टॉक्स में करते हैं तो आपको कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस इन्वेस्ट करने के फॉरेन स्टॉक में। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज हो गई जैसे कि यूएसए स्पेशली, या जर्मनी हो गई, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो ये लेस वॉलेटाइल होती है इनके इंडाइसेस एज कम्पेयर टू एमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, चाइना ऐसे। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया कि इससे हमें इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। इसके अलावा जो यूएस स्टॉक मार्केट होते हैं उसने हिस्टोरिकली आपको आउट परफॉर्म किया है इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो अगर प्योर डॉलर की टर्म की अंदर हम कंपेयर करेंगे तो यूएस मार्केट में पैसा लगाने में आपको ज्यादा रिटर्न मिला है। अब उसके बाद आती है कि अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूएस में इन्वेस्ट किया तो वहां पे क्या होगा कि जब आप उस पैसे को वापस निकालेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंटेड अमाउंट है वो यूएस में डॉलर है, उसी तरह चाइना में युआन है। तो इन कंट्रीज से जब आप वापस पैसा निकालेंगे तो वो आपको रुपीज में कन्वर्ट होकर होगा। और आप जैसे देख रहे हैं कि रुपीज की वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाती है डॉलर्स और इन सब के हिसाब से पिछले कुछ सालों में। तो जब भी आप पैसा निकालेंगे तो आपको करेंसी का भी बेनिफिट मिलेगा एक्सचेंज रेट की वजह से। तो ये एक एडवांटेज है। और इसके अलावा एक और एडवांटेज ये है जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पेरेंट कंपनी है कई इंडियन सब्सिडियरीज की, जैसे नेस्ले हुई, एबीबी हुई, 3M हुई, तो उनकी एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल कंपनी की वैल्यू वो उनकी जो इंडिया सब्सिडियरी उससे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो अगर आप पीई लेंगे तो उन कंपनीज का पीई काफी कम है एज कम्पेयर टू उनकी इंडियन सब्सिडियरीज के हिसाब से। तो ये एक तरह से आपको थोड़ा और इसमें जाके ड्यू डिलिजेंस करना होता है कि जो सब्सिडियरीज है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है क्या पेरेंट कंपनी के हिसाब से, और इस तरह की बातें आपको देखनी होती है। तब जाके आपको सही आइडिया मिलता है कि आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट कंपनी खरीदनी है सब्सिडियरी। बट जनरली अगर देखा जाए कि अगर सब चीज सेम है तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रहा है अगर हमें, तो वहाँ भी एक एडवांटेज है उसमें इन्वेस्ट करने का। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि जनरली एक तो क्या होता है कि ब्रोकरेज कॉस्ट आपको डबल लग जाती है कई बार, क्योंकि अगर आप फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फॉरेन ब्रोकर लेगा और साथ ही साथ फॉरेन ब्रोकर से इंडियन का टाई अप होता है तो इंडियन ब्रोकर भी लेगा। उसी तरह म्यूचुअल फंड है अगर, तो इंडिया का म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इन्वेस्ट बहुत रेयरली करता है। वो ज्यादातर क्या करते हैं कि इंडिया का म्यूचुअल फंड किसी यूएस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है और वो वहां पे अपना एक्सपेंस रेशियो रहते हैं उसमें प्लस होता है यहाँ पे इंडियन म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो और उस वजह से वो बढ़ जाता है। अब डिसएडवांटेज एक और क्या होता है कि डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे, इसे एक लिमिटेशन कह सकते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता कि आप दुनिया भर के स्टॉक्स को एनालाइज कर पाओ और उतना आपको डेटा वगैरह नहीं मिलता जैसा इंडिया में मिल जाता है। कभी कभी यूएस में भी हम कह सकते हैं कि यूएस की टर्म्स में भी हमें मिल जाएगा, बट यूएस मार्केट को हम इतने अच्छे से नहीं समझ सकते जितना हम अपने कंट्री के मार्केट को समझेंगे। तो वो एक ऑब्वियस सी बात है। और इवन दूसरी कंट्रीज को तो हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो वहाँ एक एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स के अंदर टाइम और इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। और एक और आखिरी पॉइंट जो है इसका डिसएडवांटेज वो है कि हमारे पास इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। डिसएडवांटेज से ज़्यादा इस चीज़ को हमें लिमिटेशन मानना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है इन्वेस्टमेंट के, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। बहुत ज़्यादा हमारे पास ब्रोकरेज के ऑप्शंस नहीं रहते, जैसे कि इंडिया में आप अगर डीमेट अकाउंट खोलना है तो नंबर ऑफ ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन यूएस में खोलना है तो कुछ लिमिटेड ही, उनके हाई ब्रोकरेज वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस तरह से हो सकता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आप डायरेक्टली फॉरेन के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो या तो आप एक डोमेस्टिक ब्रोकर को यूज करेंगे, उसके थ्रू आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप फॉरेन ब्रोकर के। तो यहाँ पे एक आपको लिंक दी हुई है, इस लिंक के थ्रू आप इसको आर्टिकल को पढ़ सकते हैं जो ग्रो ऐप से लिया है। और मैं यहाँ जो पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो भी ऑलमोस्ट उसी आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स है, तो वो पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे आपको और बेटर समझ में आएगा। और यहाँ पे कुछ डेटा जो है वो मैंने ब्लूमबर्ग, पराग पारिक का जो फंड है उससे लिया है, तो उसका थोड़ा डिटेल्स दिया है। तो इन सब सोर्स को कंपाइल करके ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप
डोमेस्टिक ब्रोकर से डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या होता है कि उनका एक टाई अप होता है स्टॉक ब्रोकर से, जो कि यूएस में या अदर कंट्री में है, जनरली यूएस। और ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास अदर कंट्रीज के हैं नहीं, और वहाँ पे ये आपकी तरह एक तरह से इंटरमीडियरी बन जाते हैं। आप यहाँ पे ऑर्डर अप्लाई करेंगे, वो ऑर्डर जाएगा यूएस के जो एक्चुअल डीमेट अकाउंट है ब्रोकर है उसके पास, और वो ब्रोकर आपका ऑर्डर वहाँ पे भेजेगा मार्केट के अंदर। तो इस तरह से ये एक तरह का इंटरमीडियरी बन जाता है डोमेस्टिक ब्रोकर। अब दूसरा पॉइंट है कि आपने फॉरेन ब्रोकर्स के साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया है, तो उसके अंदर क्या होता है कि बस एक इशू है कि आपको सारी फी और चार्जेस हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो तो वो पता करना। बट यहाँ पे कुछ नाम दिए जैसे चार्ल्स श्वाब, अमेरिट्रेड, इंटरएक्टिव ब्रोकर्स, तो इस तरह के जो ऑप्शंस है आप उनमें जाकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। बट मेरा यही सजेशन है कि एज ऑफ नाउ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको इतना आइडिया नहीं है अगर यूएस मार्केट की स्टॉक इन्वेस्टमेंट का, तो आप म्यूचुअल फंड यानी इनडायरेक्ट या ईटीएफ के अंदर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसे म्यूचुअल फंड होता है ईटीएफ, तो उसकी हमारी कुछ रिकमेंडेशन हम बताएंगे कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो फंड है ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो डायरेक्टली यूएस में इन्वेस्ट करता है। बाकी आगे जो मैं आपको फंड बनाने वाला हूँ उनमें वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, किसी और म्यूचुअल फंड में करते हैं जो इन्वेस्ट कर देता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, एक तरह से थोड़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है आपको, कि आपको पता है कि कौन सी होल्डिंग्स है, किस सेक्टर में है, ये सब थोड़ा इजीली मिल जाता है। तो ये निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी फंड जो है इसमें मैंने भी एसआईपी कर रखी है और मुझे ये फंड काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए आपको बताया सबसे पहले। हालांकि रिटर्न वाइज ये इट्स ट्रू कि रिटर्न और एक्सपेंस रेशियो के मुकाबले में ये मेरे बाकी रिकमेंडेशन से थोड़ा ज़्यादा है, बट एक ट्रांसपेरेंसी वाला जो पॉइंट है उस हिसाब से ये बाकियों से बेटर लगा मुझे। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझना है। जो आप देखेंगे अगर इसका फंड साइज ये कह रहे हैं 500 करोड़ से कम, बट आप अगर इंटरनेशनल इक्विटी फंड, अपॉर्चुनिटीज फंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 230 करोड़ इज़ नॉट वेरी स्मॉल अमाउंट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वैसे भी इन्वेस्ट नहीं करते, तो उस हिसाब से ये एक अच्छा फंड है। आप इसके बारे में और डिटेल आप ग्रो पे जाके देख सकते हो और मैं आपको बताऊंगा भी कि ग्रो पे हम किस तरह इस तरह के फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे और हो सकता है दूसरे भी ऐप्स है, जैसे मैंने पेटीएम मनी का नाम सुना है, इस तरह के ऐप्स होते हैं, मैं उनको यूज़ नहीं करता इसलिए उन पर बता नहीं पा रहा हूँ। बट ये जो चीज़ें हैं वो आप उन ऐप्स पे भी हो सकता है आप वहाँ से भी इन्वेस्ट कर पाए। तो ये चीज़ आपको समझनी कि इसका कंसिस्टेंट रिटर्न आप देखिए कि 18% से ज़्यादा रहा है लास्ट 5 ईयर में, और जब ये सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो भी 12% रहा है और ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है। और मैं भी देख रहा हूँ जब से मैंने एसआईपी किया तब से वो काफ़ी अच्छा जा रहा है ये फंड। तो एक हिसाब से मेरी नज़र में दिस इज़ वन ऑफ द गुड फंड। तो ये एक पॉइंट हो गया, इसको आप को डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए अगर आपको इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो अब अगला जो हम फंड एग्जांपल ले रहे हैं उनमें पहला आता है मोतीलाल ओसवाल। तो ये जो है ये एक फंड ऑफ फंड है जो एक ETF में इन्वेस्ट करता है। तो आप यहाँ एक एक्सपेंस रेशियो देख रहे होंगे सिर्फ 0.1% का। तो उसका रीजन ये है कि ये बहुत ज़्यादा अपना इसका कोई फंड मैनेजर वगैरह है ही नहीं, ये डायरेक्टली जाता है और अपना जो पूरा पैसा है वो मोतीलाल ओसवाल का जो ETF है नैस्डैक में उसको खरीद लेता है वहाँ पे जाके। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है कि उनके पास बहुत सारे स्टॉक्स की होल्डिंग होती है और वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते रहते हैं, तो वहाँ पे ये इन्वेस्ट करता है। और अभी आप देखिए कि ये इसको 3 साल भी नहीं हुए स्टार्ट हुए, 2018 में हुआ था और 2018 से अभी तक ये 38.2% का एक बहुत ज़्यादा बेटर रिटर्न दिया है और पिछले साल इसने 53.7% रिटर्न दिया है। तो ये जो पॉइंट है हमें ये समझना होगा कि कोरोना के बाद का पीरियड है और उस तरह की चीज़ें जिस वजह से रिटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है, तो थोड़ा टाइम इसको देना चाहिए। बट स्टिल इफ आई वुड सजेस्ट कि दिस इज़ अ गुड फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ETF में आई हैवंट सीन एनी अदर ऑप्शन जहाँ पे हम इंटरनेशनल ETF में जैसे नास्डैक है, NIAC, इनके इंडेक्स के ETF के अंदर हम इन्वेस्ट कर पा रहे हो इंडिया में, तो मुझे सिर्फ यही मिला एंड इट सीम्स ए गुड ऑप्शन। फिर अगला आता है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर US अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये वो दूसरा फंड है जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है अपार्ट फ्रॉम निपॉन। तो यहाँ पे क्या है कि आप इसका भी रिटर्न देखेंगे तो 16% से ज़्यादा मिला। अब आप अगर ये सारी इन्वेस्टमेंट देखिए, अगर अभी तक आपने देखा होगा तो जो इनका रिटर्न है वो मेरे पिछले वीडियोस में जो टैक्स सेविंग फंड है या आप जो मेरे डेट म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शंस देखेंगे उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन
इशू है कि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होती है। कुछ ऐसे भी फंड है इसी कैटेगरीज में जो नेगेटिव रिटर्न दिए कुछ सालों तक, तो वो सारी चीज़ें आपको समझना होगी। और मेरा इसमें यही सजेशन है कि रादर देन इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट एट वंस, आप बेटर होगा कि आप इस तरह के फंड्स में एक SIP करें। तो उससे क्या होगा कि आपका अच्छे डाउन मार्केट अप मार्केट सब में थोड़ा थोड़ा पैसा लगेगा और एक ऑन एन एवरेज एक लॉन्ग टर्म का आपका व्यू बन जाएगा। और मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। अब अनलेस आपका 5 ईयर 10 ईयर का प्लान हो तो तभी आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करें। और दोनों फंड की साइज भी काफ़ी अच्छी दिख रही है यहाँ पे, तो मेरा सजेशन है कि इन दोनों को भी आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। और तीनों जो अभी तक मैंने बताया, अगर आप तीनों में भी 1,000 की SIP करेंगे, आई वॉन्ट फाइंड एनी इशू इन दैट। तो आपको तीनों में करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगले जो हमारे फंड आ रहे हैं उनमें एक है PGIM। ये जो फंड है ये मैंने अभी इसको देखा है, और ये एक एडवांटेज इसका ये कि ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देता है आपको, सिर्फ US में इन्वेस्टमेंट नहीं देता। यहाँ आप देखेंगे इसने US में 57%, यूरोजोन में 20%, एशिया इमर्जिंग में 10%, और बाकी लैटिन अमेरिका कनाडा में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो एक इन्वेस्टमेंट का इसका डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत बेटर है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि इतने बड़े फंड में इतना है 1.34 का 1.11 का एक्सपेंस रेशियो चलता ही है, तो इतना कोई इशू नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा क्या है कि इसके रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं। आप देखेंगे कि 77.5% रिटर्न लास्ट 1 ईयर का, बट वो नहीं देखना हमें देखना है सिंस इंसेप्शन जो कि 13% एक डिसेंट रिटर्न है। उसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा और जानने के लिए जो आपको यहाँ पे इसमें डिवीज़न दिख रहा है इसके अंदर होल्डिंग्स का, उसके लिए मैंने मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट को से सोर्स लिया था। तो मॉर्निंग स्टार की जो वेबसाइट है उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये लिंक दिख रही होगी। मैं कहूँगा कि मॉर्निंग स्टार मुझे काफ़ी बेटर लगा इस वीडियो के अंदर जब मैं एनालिसिस करने गया उसके बाद, कि आपको हर म्यूचुअल फंड में चाहिए तो आपको वहाँ जाके एनालिसिस करना चाहिए। दे आर गिविंग अ वेरी गुड इन्फो अबाउट इट। यहाँ पे हम अपने इसी फंड की बात करें तो देखिए इसका रिटर्न अच्छा है, इसका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, और ये ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास 5,000 है तो आपको ये जो पांचों फंड मैंने बताया इन 5 ही में 1,000 की SIP कर लीजिए। बट हाँ, देयर आर अ लॉट ऑफ फंड जो आपको ग्रो पे दिख जाएंगे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस तरह हम वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट या और भी अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड को। तो उसके अंदर सारा एनालिसिस करके आप डिसाइड कीजिए। बट मेरा डिसीजन यही है कि ये 5 मुझे सबसे बेटर लगे ओवरऑल जो मैंने इतने सारे फंड्स चेक किए उनमें। और लास्ट वाला जो मेरा रिकमेंडेशन है वो है एडिलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। इसमें भी मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, और ये जो फंड है ये काफ़ी बेटर रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर। आप देखेंगे 22% से ज़्यादा, और सिंस इंसेप्शन 17%, तो एक वेरी गुड इसका रिटर्न है। उसके अलावा आप इसका एक्सपेंस रेशियो 1.69% है। यहाँ थोड़ी आपको गड़बड़ दिख रही होगी एक्सपेंस रेशियो वगैरह में, प्रोस कॉन्स में, तो वो चेंज होता रहता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे फंड साइज भी डिसेंट है, और एक्चुअली ये जो फंड साइज है कुछ टाइम में ही बढ़ा है, क्योंकि शुरू में इतना फंड साइज था नहीं, बट अब शायद लोगों का अट्रैक्शन इन फंड्स के बारे में आ रहा है और इस वजह से इनका फंड साइज बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपको देखनी कि इसका रिटर्न ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, और ये आपको चाइना के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी देता है। मेरी नज़र में तो पांचों फंड इतने अच्छी कि आपको पांचों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कैसे ग्रो के अंदर सर्च करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स को। तो जब आप सी ऑल म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो आपके पास इस तरह के फिल्टर्स आ जाएंगे। तो ये जो फिल्टर्स है इनके अंदर सबसे पहले ये क्लियर और करके आपको बता देता हूँ, सारे म्यूचुअल फंड मुझे दिखाई दे रहे। अब इसके अंदर मैं गया अदर्स के कैटेगरी में, हमें जाना है FOF ओवरसीज में। तो फंड ऑफ फंड ओवरसीज में ये सारे डिटेल्स के अंदर सारे के सारे फंड आ जाएंगे। इसके अंदर सब फंड जो मैंने बताया वो आएंगे, बस एक निप्पॉन US नहीं आएगा। तो निप्पॉन US को आपको डायरेक्टली सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक फंड ऑफ फंड नहीं, वो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी। बाकी सारे जो फंड्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अगर आपको जो भी बेटर लगे उन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। हमारे वीडियो में आज इतना ही था फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।